तो नेक्स्ट रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट में दो रिएक्शन मैंने बताया था। एक क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, रिकॉर्डेड लेक्चर में था उसका डिस्कशन। और अब मैं अगली रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिटेल लिखो। when ketone is treated with when ketone is treated with peroxy acid, when ketone is treated with peroxy acid or some other compounds containing peroxide linkage or some other compounds containing peroxide linkage or some other compound containing peroxide linkage along with Lewis acid catalyst. When ketone is treated with peroxy acid, when ketone is treated with peroxy acid or some other compounds containing peroxide linkage or some other compounds containing peroxide linkage in presence of some Lewis acid catalyst, then ester is obtained. Then ester is obtained. अब जैसे देखो बेटा, अगर हमने एक कीटोन लिया, कीटोन को परऑक्सी एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मान लो ये परऑक्सी एसिड है, तो रिएक्शन के थ्रू यहां पे एस्टर बन जाता है, ठीक है, और इसके साथ फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर बन जाता है और उसके साथ फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे आप देखो हम कौन कौन से परऑक्सी एसिड को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको लिया है, अब इसके साथ परऑक्सी एसिड में हम यूज कर सकते हैं पर एसिटिक एसिड को, यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं MCPBA। क्या होता है फुल फॉर्म? MCPBA का फुल फॉर्म क्या है? मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं H2SO5 को, कैरोज एसिड, ठीक है, या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मार्शल्स एसिड। ये सब पहले भी यूज हो चुके हैं। ये जो है ना, ये प्रिलेशेव रिएक्शन में यूज हो चुके हैं। ये टर्सरी अमाइन से
अमाइन ऑक्साइड बनाने के लिए कोप एलिमिनेशन में भी इनको यूज किया है। ऐसा नहीं कि पहली बार आप ये रिएजेंट देख रहे हो। आप यहां पे हाइड्रोजन परऑक्साइड और उसके साथ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट यूज करोगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब कंपाउंड अपने आप में एसिडिक है तो आपको ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट नहीं यूज करना है। ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट तब यूज करना है जब कंपाउंड परऑक्सी कंपाउंड तो है लेकिन वो एसिडिक नहीं है। जैसे H2O2 एसिडिक नहीं है इसलिए BF3 यूज किया जा रहा है, बाकी सब एसिडिक है इसलिए यहाँ पे ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट को नहीं यूज करें। ठीक है, अब क्या है देखो, यहाँ पे कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप अटैच है R और R'। इनमें से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो R भी हो सकता है, वो R' भी हो सकता है। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन से अटैच हो जाएगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हो R' ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन से अटैच हुआ, इसका मतलब R' का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R से ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपने कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट के जितने भी केसेस देखे कहीं भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट था और यहां भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट है। और उधर जो आपने देखा था पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में, वैगनर मीरवीन रीअरेंजमेंट में, डेंजानोव रीअरेंजमेंट में, वहां पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट था। बाकी किसी भी रिएक्शन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो हम यहां पे मान करके चल रहे हैं कि भाई R' का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R से ज्यादा है, तो इस वजह से R' अब जो है कार्बोनिल कार्बन से थ्रू ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा। नोट करो, देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ दैट एल्काइल ग्रुप, during the reaction migration of that alkyl group occurs, from carbon to oxygen, which possess highest migratory aptitude, एक और बात लिखो, in this reaction ester produced may be involved in trans-esterification reaction. ट्रांसमेटलेशन बताया था ना, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का दूसरे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कन्वर्जन को ट्रांसमेटलेशन बोलते हैं। एक एस्टर का दूसरे एस्टर में कन्वर्जन को ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो एस्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है वो ट्रांस एस्टरिफिकेशन में इन्वॉल्व होकर के दूसरे एस्टर में कन्वर्ट हो सकता है। इससे क्या होगा, इससे जो रिक्वायर्ड एस्टर है यानी कि जिस एस्टर को आप बनाना चाहते हो उसकी यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। इन दिस रिएक्शन एस्टर प्रोड्यूस्ड may be involved in trans esterification
with the acid present on product side, with the acid present on product side, with the acid present on product side. अब जरा यहां पे देखो, देखो ये एस्टर बना है और ये एसिड है, तो ये एस्टर और एसिड आपस में रिएक्ट करके नया एस्टर बना सकते हैं, उसको बोलेंगे ट्रांस एस्टरिफिकेशन। समझ में? तो अगर ट्रांस एस्टरिफिकेशन होगा, नया एस्टर बनेगा, तो उससे इसकी यील्ड कम होगी, तो ये एक अनवांटेड टर्म है, नोट करो, लिखो, ड्यू टू ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ड्यू टू ट्रांस एस्टरिफिकेशन yield of, due to trans esterification yield of required ester decreases, yield of required ester decreases, आगे लिखो, therefore in order to maximize, therefore in order to maximize the yield, therefore in order to maximize the yield of required ester, therefore in order to maximize the yield of required ester, buffering agent like sodium dihydrogen phosphate, ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है, सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एटसेट्रा, is added into the reaction mixture, is added into the reaction mixture, which do not allow to maintain that pH, which do not allow to maintain that pH which is required for trans esterification, which is required for trans esterification. ठीक है, तो देखो बोल रहे हैं कि जो ट्रांस एस्टरिफिकेशन है ये पीएच डिपेंडेंट होता है, एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड करेगी, तो जब पीएच मेंटेनेंस की बात आती है कहीं पे, तो वहां बफर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा बफरिंग एजेंट यूज करते हैं जो बफरिंग एजेंट उस पीएच को मेंटेन ही नहीं होने देता जो पीएच ट्रांस एस्टरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ट्रांस एस्टरिफिकेशन नहीं होगा, और ट्रांस एस्टरिफिकेशन नहीं होगा तो रिक्वायर्ड एस्टर की यील्ड बढ़ जाएगी। समझा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, तो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं इस रिएक्शन की। अब जैसे देखो, मान लो ये एस्टर है, ये कीटोन है हमारे पास, ठीक, और हम इसके साथ परऑक्सी एसिड को यूज कर रहे हैं, परऑक्सी एसिड को यूज कर रहे हैं।
मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इन तीनों ऑक्सीजन में ये वाला ऑक्सीजन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। ये वाला ऑक्सीजन कंजुगेशन में नहीं है, ये ऑक्सीजन कंजुगेशन में है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। समझ आया? तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा भाई, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये बन गया। ठीक है, अब जरा देखो आगे क्या होगा। ये लोन पेयर आया पाई बॉन्ड पेयर बन करके, ठीक है, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आया। अब इन दोनों में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, आर और आर प्राइम, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो माइग्रेट कर जाएगा। ये वाला बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को यूज करके इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। ये सब एक साथ होगा सब कुछ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या होगा, ये O नेगेटिव का लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके आया, तो ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तुरंत क्या होगा, इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से एक एल्काइल ग्रुप जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो माइग्रेट करके कार्बन से ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन। ये परऑक्साइड लिंकेज वीक है, यहां भी वही प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड होगा इस सिचुएशन में, तो तुरंत ये परऑक्साइड बॉन्ड जो है ये ब्रेक होकर के वो यहां पाई बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, तो फिर इसका ऑक्टेट एक्सपैंड कर रहा है, तो फिर ये पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हुआ, O नेगेटिव बन गया। अब ये O नेगेटिव ने यहां से हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन को ले लिया। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। यहाँ C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड O आ गया, और ये H कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और इधर क्या बन गया देखो, R C डबल बॉन्ड O O R प्राइम। R C डबल बॉन्ड O O R प्राइम बन गया। और क्या बन गया भाई, C डबल बॉन्ड O R डबल प्राइम OH। अब मैं आपको ट्रांस एस्टरिफिकेशन के बारे में बताता हूं, ठीक है। ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या होता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन जैसे मान लो हमारे पास एक एस्टर है, ये एस्टर है, इस एस्टर को हमने एक एल्कोहल से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखो एस्टर का ये वाला जो पार्ट है ये एल्कोहलिक पार्ट है,
ये एल्कोहलिक पार्ट है ना एस्टर का, और ये एसिडिक पार्ट है। ट्रांस एस्टरिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक तो एल्कोहलिक पार्ट को रिप्लेस करके नया एस्टर बन जाएगा, और दूसरा एसिडिक पार्ट को रिप्लेस करके भी नया एस्टर बन सकता है। ठीक है, तो अगर एल्कोहलिक पार्ट का रिप्लेसमेंट करना है तो ऑब्वियस ही बात है एल्कोहल ही चाहिए। एल्कोहलिक पार्ट का रिप्लेसमेंट एल्कोहल के थ्रू ही तो हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एक नया एस्टर बन जाता है RCOOR डबल प्राइम प्लस R'OH। ये भी ट्रांस एस्टरिफिकेशन है। इसमें हमने क्या किया, एल्कोहलिक पार्ट का रिप्लेसमेंट कर दिया। एक ट्रांस एस्टरिफिकेशन ये भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें इसका जो एसिडिक पार्ट है ना वो रिप्लेस हो जाएगा। तो एसिडिक पार्ट रिप्लेस होकर के अब ये एस्टर बन जाएगा। ये दो अलग अलग टाइप के ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ये दोनों ही पीएच डिपेंडेंट होते हैं। अब इसी अनवांटेड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए बफरिंग एजेंट को यूज किया जा रहा है। आ गया समझ में? अच्छा, अब एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है? नोट में लिखो, लिखो इन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, इन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप क्या होता है? RCO। एसाइल ग्रुप possess highest migratory aptitude। एसाइल ग्रुप possess highest migratory aptitude, सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एसाइल का होता है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एसिटोफिनोन है, इसको हमने MCPBA से ट्रीट कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? मिथाइल और फिनाइल में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है? फिनाइल का ज्यादा होता है। तो फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो फिनाइल जो है यहाँ पे माइग्रेट करेगा और ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा, तो क्या प्रोडक्ट बन गया? CH3COO C6H5, फिनाइल एसिटेट बन गया। आया समझ में? क्या बनेगा बोलो?
सेकेंडरी अल्काइल सही है। सेकेंडरी अल्काइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। देखो ये सेकेंडरी अल्काइल है और ये प्राइमरी अल्काइल। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा। अप्लाई करना बहुत आसान है, समझ में आया कि नहीं? ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीखना मुश्किल है, एप्लीकेशन बहुत आसान है। अब जैसे ये कंपाउंड है, H2SO5 के साथ ट्रीट कर दिया, क्या होगा? अब देखो यहाँ कीटोन साइक्लिक है तो एस्टर भी साइक्लिक होगा। अब आप देख सकते हो इधर इधर देखो, इधर क्या है? सेकेंडरी अल्काइल, इधर क्या है? प्राइमरी अल्काइल। इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा। 5 मेंबर रिंग थी तो एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। बताओ। किसी एक तरफ से ऑक्सीजन से अटैच होगा, सवाल कर रहे हैं। अरे किसी एक तरफ से अटैच होगा फिर तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे भाई। मतलब अच्छा, किसी एक तरफ से मतलब ये बोल रहा है कि इधर से अटैच हो जाएगा या इधर से अटैच हो जाएगा, बीच वाले के बारे में नहीं सोचा ही। मतलब वो हो ही नहीं सकता। अब जरा आप देखो, अभी मैंने जो बताया इस एग्जैक्टली उसकी उल्टी बात बोल रहे हैं। मैंने अभी क्या बोला? जैसे ये कीटोन है, इसके एक साइड में एल्काइल ग्रुप है, एक साइड में एसाइल ग्रुप है। ठीक, एसाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। इसका मतलब एसाइल ग्रुप इस कीटोन से अब ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है ना एक साइक्लिक एनहाइड्राइड हो, ये होगा। आ रहा है समझ में? तो ये तो हो गया भाई बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन का डिटेल। अब उसके बाद एरोमेटिक रीअरेंजमेंट डिस्कस होने, जहाँ पे रिएक्शन की पूरी लिस्ट बताया था उसमें देखो। नेक्स्ट रिएक्शन एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में 4 रिएक्शन की बात की गई। ऑर्टन रीअरेंजमेंट,
क्लेजेन रीअरेंजमेंट, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, और फिर एक बोनस फ्लोरस की रीअरेंजमेंट। तो ये 5 रिएक्शन और डिस्कस करनी है। तो अब आप नोट करो ऑर्टन रीअरेंजमेंट, ऑर्टन रीअरेंजमेंट। ऑर्टन रीअरेंजमेंट लिखो। when n halogenated, when n halogenated acetanilide, when n halogenated acetanilide is treated with concentrated HCl, then ortho and para halogenated, acetanilide is obtained. Then ortho and para halogenated acetanilide is obtained. ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा हैलोजिनेटेड एसिटानिलाइड इज ऑब्टेन्ड। अब आपको क्या करना है, आपको हर रिएक्शन में ये पता करना है कि रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है या इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन बताया था ना, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। ठीक है, तो जिसमें इंटरमोलिकुलर के एग्जांपल कम ऑब्जर्व होते हैं, इंट्रामोलिकुलर के एग्जांपल ज्यादा होते हैं। क्या बताया था, अगर माइग्रेटिंग ग्रुप पूरी तरीके से सबस्ट्रेट से अलग हो गया माइग्रेशन के मीन टाइम, तो फिर तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट। बट अगर माइग्रेटिंग ग्रुप कंप्लीटली सबस्ट्रेट से डिटैच नहीं होता है तो वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। बस ये चीज आपको हर बार देखनी है। तो अच्छा, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में मैंने क्या बताया था कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा वो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से अटैच होगा। किससे अटैच होगा, बेंजीन रिंग से अटैच नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से माइग्रेटिंग ग्रुप अटैच होगा, और वो वहां से माइग्रेट करके रिंग के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आता है। जहां पे वो आता है वहां का हाइड्रोजन फ्री होकर के उस माइग्रेशन ओरिजिन से जाके अटैच हो जाता है। जैसे एन से कोई माइग्रेटिंग ग्रुप अटैच था, तो माइग्रेटिंग ग्रुप तो रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे है, और रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कहां चला गया, उस नाइट्रोजन से जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो अब जैसे देखो ऑर्टन रीअरेंजमेंट में देखो, ये है, अभी बनाना नहीं है स्ट्रक्चर, ये एसिटानिलाइड, एनिलाइड, नाम को अगर आप देखो, एनिलाइड, एनिलीन, बेंजीन रिंग पे NH2 होता है एनिलीन, उसका अमाइड है, एनिलाइड हो गया। और उसमें कौन सा ग्रुप है, एसिटा। ऐसे ब्रेक ब्रेक करके जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगी पूरी बात। ठीक है, ये एसिटानिलाइड है। अब इस यहां क्या चाहिए, एन हैलोजिनेटेड, अभी एन से हाइड्रोजन अटैच है, इस हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगा दे तो एन हैलोजिनेटेड एसिटानिलाइड हो। ठीक है,
तो यहां पे है हेलोजन। अब हम इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? हेलोजन क्या, चलो इसको क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। क्या सीक्रेसी रखी है, ठीक है, क्लोरीन, एन क्लोरोएसिटानिलाइड। और इसके साथ क्या यूज किया? HCl। अभी इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, समझाया? तो ये क्या करेगा? अभी इस पे आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे, ठीक। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो ये नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ा। नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड का पोल, वैसे भी नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होती है। अब उसमें नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आने से और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड पेयर किसको ट्रांसफर होगा? नाइट्रोजन को ही ट्रांसफर होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। यहां देखो Cl पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो, अब क्या है ये एसिटानिलाइड, और इसके साथ क्या है? Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अरे ये इलेक्ट्रोफाइल है। इधर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे प्लस एम इफेक्ट ग्रुप है, तो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये कहां अटैक करेगा? ऑर्थो या पैरा पोजिशन। अब आगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है अटैक करेगा ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, जहां अटैक करेगा वहां से हाइड्रोजन फ्री होगा, है कि नहीं? जहां पे Cl पॉजिटिव अटैक करेगा वहां से हाइड्रोजन फ्री होगा, और वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में फ्री होगा, और उधर Cl नेगेटिव है। ये जो Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव मैं तो यहां दिखा रहा हूं, ठीक है। ये Cl नेगेटिव से वो H पॉजिटिव जो फ्री हुआ ना, वो कंबाइन करके HCl रीजनरेट होता है। HCl कैटलिस्ट है, वो लास्ट में रीजनरेट होगा, ठीक है। तो अब ये अटैक करेगा, H पॉजिटिव फ्री होगा, और इसके थ्रू दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। कौन कौन से दो प्रोडक्ट? ऑर्थो एंड पैरा। अब आप बताओ मेजर कौन होगा? पैरा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो हिंड्रेंस को मिनिमाइज करते हुए अटैक होना चाहिए। अब बताओ ये कौन से टाइप का रीअरेंजमेंट? इंटर और इंट्रा? हाँ, कैसे पता चला? पता कैसे? Cl क्लोरीन यहाँ पे माइग्रेटिंग ग्रुप है, और वो देखो सबस्ट्रेट से पूरी तरीके से अलग हो चुका है, ठीक है। Cl सबस्ट्रेट से कंप्लीटली अलग हो चुका है, तो अलग हो चुका है तो इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। लिख लो इस बात को, रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। अभी ये नोट करना, नोट कर लो।
स्पीड बढ़ा के रखो भाई। लिख लिया? अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया, ये इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। और मैंने आपको एक और क्लासिफिकेशन बताया था माइग्रेटिंग ग्रुप के नेचर के बेसिस पे, कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है या फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट और फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट, ये कैसा रीअरेंजमेंट है माइग्रेटिंग ग्रुप के नेचर के बेसिस पे? अरे माइग्रेटिंग ग्रुप कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक है सर। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है और Cl पॉजिटिव बन करके माइग्रेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन करके माइग्रेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। तो आप लिखो, रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। तो ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन क्लेजेन रीअरेंजमेंट। क्लेजेन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन का डिटेल लिखो। when allyl aryl ether when allyl aryl ether is heated at 200 to 250 degree centigrade, is heated at 200 to 250 degree centigrade in absence of catalyst। कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते। in absence of catalyst, then ortho and para allyl phenol is obtained। ortho and para allyl phenol is obtained। ortho and para allyl phenol is obtained। ठीक है? अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्शन में ऑर्थो माइग्रेशन प्रिफर्ड है। पैरा माइग्रेशन तब होता है जब दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड होती। अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तब जाकर के पैरा माइग्रेशन होगा। अगर एक भी ऑर्थो पोजीशन वैकेंट है तो हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेशन होगा। लिखो इस बात को, लिखो। पैरा माइग्रेशन occurs only when if both ortho positions are blocked। if both ortho positions are blocked। ठीक है? अब इंपॉर्टेंट फैक्ट रिएक्शन के रिकॉर्डिंग देखो। बोले कि जब रिएक्शन में ऑर्थो माइग्रेशन होता है तो एलाइलिक शिफ्ट होती।
एक तरफ एलाइल है, एक तरफ एराइल है। तो जो एलाइल है ना, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है। तो जब ऑर्थो माइग्रेशन होता है तो एलाइलिक शिफ्ट होती है, बट जब पैरा माइग्रेशन होता है तो एलाइलिक शिफ्ट नहीं ऑब्जर्व होती। लिखो इस बात को। ड्यूरिंग ऑर्थो माइग्रेशन, एलाइलिक शिफ्ट of product is obtained. Allylic shift of product is obtained. Allylic shift of product नहीं, allylic shift in product is obtained. However, during para migration, allylic shift is not observed. Allylic shift is not observed because two allylic shift occurs in succession. Two allylic shift occurs in succession. वहां पे बोल रहे हैं कि जब पैरा माइग्रेशन होता है ना, तो दो एलाइलिक शिफ्ट एक के बाद एक होते हैं। पहला जब एलाइलिक शिफ्ट होता है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाती है, दूसरा एलाइलिक शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड वापस वहीं आता है, इसलिए ओवरऑल एलाइलिक शिफ्ट नहीं ऑब्जर्व होता। ठीक है। अच्छा, आप देखो, अगर मान लो दोनों ऑर्थो पोजीशन भी ब्लॉक्ड हो और पैरा पोजीशन भी ब्लॉक्ड हो, तब क्या होगा? नो रिएक्शन। मेटा पोजीशन पे कभी माइग्रेशन नहीं होता यहाँ पे, ऑर्थो या पैरा माइग्रेशन ही होता है एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। तो अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? क्लेजियन रीअरेंजमेंट इज नॉट ऑब्जर्व। लिख लो इस बात को। देखो, इफ बोथ ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, of the substrate is blocked, if both ortho position and para position of the substrate is blocked, then Claisen rearrangement is not observed. Then Claisen rearrangement is not observed. ठीक है। अब जैसे देखो बेटा, ये एलाइल है, एलाइल, और ये एराइल। ठीक है। एलाइल, एराइल, ईथर। अब इसको हम हीट कर रहे हैं। अब हीट करने पे क्या होता है, देखो यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशन वेकेंट है। ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब मालूम है ये कहां से अटैच हुआ है? इस कार्बन के थ्रू ये अटैच हुआ है, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको यहां से अटैच होना चाहिए। इसीलिए देख रहे हो ये मिथाइल जो है यहाँ पे ब्रांच के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं,
इसको हीट कर रहे हैं। अब देखो दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, ये कहाँ जाएगा, माइग्रेट करके पैरा पे जाएगा। अब पैरा पे अगर जाएगा, अच्छा जहां पे ये माइग्रेट करके जाएगा ना, वहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन फ्री होकर के कहा जाएगा, ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एलाइलिक शिफ्ट नहीं हुई, इसमें एलाइलिक शिफ्ट नहीं ऑब्जर्व हुई। और इफेक्टिवली अगर आपको इसको समझना है तो आप इसको ये देखो, मान लो ये कार्बन 14, ठीक। अब ये कार्बन 14 कहाँ है, बोल रहे यहां। अगर यही कार्बन 14 को हम इसमें देखें तो कार्बन 14 यहाँ है। समझ में आया? इसलिए आप देख रहे हो जब पैरा माइग्रेशन हो रहा है तो एलाइलिक शिफ्ट नहीं हो रही है, बट जब ऑर्थो माइग्रेशन हो रहा है तो एलाइलिक शिफ्ट हो रही है। अच्छा अगर हम मान लो ये इसको हीट करेंगे क्या होगा, नो रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। अब देखो क्या है भाई ट्विस्ट, अभी आप देख रहे हो दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, पैरा पोजीशन भी ब्लॉक्ड है, ठीक। लेकिन पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप है वो रिंग के साथ कंजुगेशन में है, ठीक है। तो रिंग के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए ये ग्रुप माइग्रेट करके यहां भी आ सकता है। अब यहां पे ये कैसे कैसे आएगा, पहले आएगा ये ऑर्थो पे, टेम्पोरली ऑर्थो पे आएगा, वहां परमानेंटली नहीं सकता क्योंकि वहां पे पहले से ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। तो इस कार्बन के थ्रू, अब समझो कैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही, पहले ये इस कार्बन के थ्रू आया टेम्पोरली यहां, अब क्योंकि मिथाइल पहले से बैठा है इसलिए इसको यहां से हटना पड़ेगा, यहां से हटना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, इस कार्बन के थ्रू ये आ जाएगा यहां, समझ में आया? मतलब विदाउट एलाइलिक शिफ्ट आया यहां, लेकिन यहां भी नहीं रह सकता ये परमानेंटली, एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब ये वापस वापस नहीं, मतलब एलाइलिक शिफ्ट के थ्रू अब यहां आ गए। मतलब आपको ये देखना है कि कितनी बार एलाइलिक शिफ्ट हुई है। अगर एलाइलिक शिफ्ट ऑड नंबर में हो रही है, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, अगर ऑड नंबर में एलाइलिक शिफ्ट हो रही है तो ओवरऑल एलाइलिक शिफ्ट। अगर एलाइलिक शिफ्ट इवन नंबर में हो रही है तो ओवरऑल एलाइलिक शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। पैरा माइग्रेशन जब होता है ना तो 2 बार एलाइलिक शिफ्ट हो जाती है, यानी कि इवन नंबर ऑफ एलाइलिक शिफ्ट हो जाती है, इसलिए ओवरऑल एलाइलिक शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं होती। इस बात को नोट करो, लिखो इफ even number of allylic shift if even number of allylic shift takes place if even number of allylic shift takes place
then overall allylic shift is not observed. If even number of allylic shift takes place, then overall allylic shift is not observed. Overall allylic shift is not observed. However, if odd number of allylic shift takes place, if odd number of allylic shift takes place, then overall allylic shift is observed. Then overall allylic shift is observed. आया समझ में? अब थोड़ा आपको इसकी मैकेनिज्म के बारे में बता देता हूं। देखो, जैसे मान लो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये कार्बन 14, ठीक। अब इसको हमने हीट किया तो क्या होगा, ये यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ना, होमोलिसिस के थ्रू प्रोसीड करेगी। कैसे प्रोसीड करेगी? होमोलिसिस के थ्रू प्रोसीड करेगी। तो ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली, नहीं गलत, देखो क्या होगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी होमोलिटिकली ब्रेक होगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन पे, इधर जो कार्बन, यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगा, वो फ्री रेडिकल मिलकर के यहाँ क्या आएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। इधर भी फ्री रेडिकल बना, यहां भी फ्री रेडिकल बना, ये अटैच हो गया, इधर फ्री रेडिकल बना, यहां फ्री रेडिकल बना, यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। अब जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो जो ओल्ड बॉन्ड है वो पार्सली ब्रोकन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और जो न्यू बॉन्ड है वो पार्सली फॉर्म सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पार्सली ब्रोकन फॉर्म में दिखा रहा है। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड तो एज इट इज प्रेजेंट होगा, ठीक है, और बट यहाँ पे एक और बॉन्ड बन रहा है। उसी तरीके से करो, यहाँ पे एक बॉन्ड परमानेंटली प्रेजेंट होगा, एक बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन फॉर्म में। और देखो यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये है कार्बन 14, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये बन गया,
है कि नहीं? और ये ग्रुप यहाँ पे आकर के अटैच हो गया ना। अच्छा अभी देखो ये कीटो फॉर्म है, इसका ऑर्थो, इसका अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है, और उस सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन। क्या होगा फिर? टॉटमराइज हो गया। टॉटमराइज होकर के हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन 14 की पोजीशन बदल गई। पहले ये कार्बन 14 के थ्रू ऑक्सीजन से अटैच था, अब कार्बन 14 जो है वो फ्री है, इसका मतलब एलाइलिक शिफ्ट हुई है। ये क्लियर हो गया? अच्छा अगर आपको इस सबस्ट्रेट को बनाना है तो आप इस सबस्ट्रेट को बना कैसे सकते हो? देखो जैसे फिनॉल है आपके पास, कई बार क्या होता है ना कि रिक्वायर्ड सीधे सबस्ट्रेट नहीं देते, पहले उसको बनाते हैं। आप पहले भी कई सारी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने देखा, और ऐसे क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको आप बनाओगे कैसे। ठीक है, तो क्या किया इसको, इसको सोडियम के साथ ट्रीट कर दिया। सोडियम के साथ ट्रीट किया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। फिर क्या है भाई, इसको एलाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराए, विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस होगी। इस तरीके से एराइल एलाइल ईथर बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट, इसका डिटेल लिखो। व्हेन, अच्छा ये जो क्लेजेन रीअरेंजमेंट है, ये इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि माइग्रेटिंग ग्रुप कंप्लीटली सबस्ट्रेट से डिटैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है, और उसमें भी कौन सा? फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। अब देखो बेटा, पहले एक बार इसका डिटेल लिख लो बेंजीडीन रीअरेंजमेंट का। लिखो, व्हेन व्हेन हाइड्राजोबेंजीन HYDRAZO, when hydrazobenzene is treated with
concentrated HCl, when hydrazobenzene is treated with concentrated HCl, then it undergo rearrangement. Then it undergo rearrangement. Then it undergo rearrangement to produce para diamino, to produce para diamino biphenyl as major product, along with ortho para diamino biphenyl, along with ortho para diamino biphenyl, ortho para di, to produce para diamino biphenyl, para diamino biphenyl as major product, along with ortho para diamino biphenyl, ortho para diamino biphenyl, ये माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो देखो ये कंपाउंड है, ये है हाइड्रोजोबेंजीन। अगर यहाँ पे H ना हो ना, इसको एजोबेंजीन बोलते हैं। ठीक, इसको हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड HCl के साथ स्लाइटली हीट करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है। ये है पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल। ठीक है, पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल, इसकी यील्ड जो होती है वो लगभग 70% होती है, 70% यील्ड। और इसके साथ बनता है माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑर्थो पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल अप्रोक्सीमेटली 30% यील्ड के साथ। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखो। सीधे प्रोडक्ट पे ही जा रहे हैं। कुछ लोगों का टाइम हो गया भाई।
पूरी मौज है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अच्छा अब देखो, हमने इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया, तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक। H पॉजिटिव मिलेगा तो H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव ये ले लेगा और एक H पॉजिटिव ये ले लेगा, है कि नहीं। तो दोनों नाइट्रोजन से एक एक हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा। करण के नहीं रहने पे ऐसा लगता है कि जैसे ऑनलाइन कोई बैठा ही नहीं, यही है, बेचारा लगा रहता है, बराबर रिस्पांस देता रहता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो ये बन गया, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप याद करो, जो NH3 पॉजिटिव होता है वो क्या होता है भाई, डीएक्टिवेटिंग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट -M इफेक्ट ग्रुप, ठीक। ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से रिंग स्ट्रांगली डीएक्टिवेट हो गई, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहां पे, होता ये है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये गया यहां, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के आ गया यहां, ठीक। ये वाला पाई बॉन्ड आ गया यहां, ठीक है। और ये वाला पाई बॉन्ड आ गया यहां, मतलब यहां पे क्या आ गया है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया ना। अच्छा इधर देखो, ये गया बाहर तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो फिर ये यहाँ आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा भाई, ये यहाँ अटैक आया समझ में। ये बन गया आपका, आपकी जो निगाह है वो इस पे लगी होनी चाहिए, ये कैटलिस्ट है, इसको रीजनरेट भी कराना है, ठीक है। अब जरा देखो कैसे रीजनरेट होगा भाई, ये बॉन्ड पेयर आया यहाँ, ये बॉन्ड पेयर आया यहाँ, और ये बॉन्ड पेयर आ गया नाइट्रोजन पे, ये हाइड्रोजन फ्री। अब इधर देखो, ये वाला बॉन्ड पेयर आया यहाँ, ये बॉन्ड पेयर है यहाँ, और ये गया नाइट्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी फ्री, ठीक। दोनों हाइड्रोजन फ्री हो गए H पॉजिटिव के फॉर्म में। और अभी आप देखो दोनों रिंग अब एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और पैरा पोजिशन पे इनके NH2 प्रेजेंट है।
ये तो बन गया पैरा पैरा डाई अमीनो बाइफिनाइल। ठीक, अगर आपको बनाना है ऑर्थो पैरा डाई अमीनो बाइफिनाइल तब क्या होगा भाई? देखो अभी आपने देखा था पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी डेवलप हुआ था और पॉजिटिव चार्ज यहां भी डेवलप हुआ था, और नेगेटिव चार्ज यहां है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। तो ये इस पे भी अटैक कर सकता है और ये चाहे तो इस पे भी अटैक कर सकता है। अरे समझ में आया? वो वाला जो अटैक होगा ना दूसरा वाला, उससे बनेगा ऑर्थो पैरा डाई अमीनो बाइफिनाइल। लेकिन जितना इफेक्टिवली यहां अटैक हो सकता है, क्या उतना इफेक्टिवली यहां अटैक हो सकता है? हिंड्रेंस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अटैक में, इसलिए वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। आया समझ में? अब बताओ ये कौन सा रीअरेंजमेंट है भाई? इंटर और इंट्रा? इंट्रा, क्योंकि कुछ अलग तो हुआ ही नहीं। और इंट्रा में भी कौन सा टाइप? इलेक्ट्रोफिलिक। इंट्रा में भी क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। लिख लो। रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, reaction is example of intramolecular electrophilic rearrangement. Intramolecular electrophilic rearrangement. The reaction is example of intramolecular electrophilic rearrangement. नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, फ्राइज रीअरेंजमेंट। लिखो when phenolic ester, when phenolic ester, when phenolic ester is treated with, when phenolic ester is treated with anhydrous AlCl3, when phenolic ester is treated with anhydrous AlCl3, then it rearranges, then it rearranges to produce, then it rearranges to produce, then it rearranges to produce ortho and para acyl phenol, ortho and para acyl phenol, then it rearranges to produce ortho and para acyl phenol. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, when phenolic ester is treated with anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3, then it rearranges to produce, then it rearranges to produce ortho and para acyl phenol. ये है फिनोलिक एस्टर, ठीक है। इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ? एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पे
दो प्रोडक्ट बनता है, एक ये है और दूसरा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मैकेनिज्म देखते हैं कैसे प्रोसीड कर रही है रिएक्शन। ये फिनोलिक एस्टर है, इसके साथ AlCl3, AlCl3 ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है इसके पास, ये एज अ ल्यूइस बेस इस पे अटैक करेगा। ये बन गया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इस बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ गया, ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो गया, तो क्या बन गया भाई, ये है प्लस RCO पॉजिटिव। अब क्या होगा, बेंजीन रिंग, उस पे प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वहां से H पॉजिटिव फ्री होगा, और वो H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से जाकर अटैच होगा, AlCl3 को रीजनरेट कर देगा। तो मैं AlCl3 यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा और दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो फटाक से बताओ कौन से टाइप का रीअरेंजमेंट है ये, इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। लिख लो, reaction is example of intermolecular electrophilic rearrangement. Reaction is example of intermolecular electrophilic rearrangement. ठीक है, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। लिख लो, मेजर प्रोडक्ट obtained during the reaction, major product obtained during the reaction depends upon following three factors. Depends upon following three factors. तो आप वो फैक्टर्स तो लिखना नहीं चाहोगे? कोई बात नहीं, एक 25 मिनट का लेक्चर देखना तो उसमें ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना?